बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मॉल HD न्यूज़ के साथ मैं हूँ ईशा रानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़ अदरी सवान के साथ। हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की आखिरी सहर होने तक। नाज़रीन, आज 23 मार्च योम पाकिस्तान 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम दिन है। इस दिन 1940 में करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई है। करारदादे पाकिस्तान बरसगीर में एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया गया। करारदादे लाहौर 1947 में क़याम पाकिस्तान की तरफ एक अहम कदम है। इस तारीखी वाक़े की याद में 23 मार्च को योम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मुल्क भर में परेड, तकरीर और सकाफती और कौमी तकरीबात के साथ मनाया जाता है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इस दिन अपनी सलाहियत, ताकत और सलाहियतों का मुजाहिरा करती है। 23 मार्च बरसगीर मुसलमानों की आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों की याद दिलाती है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मेरे रिस्पेक्टेड गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं अदरी सवान एडवोकेट, और उनके साथ मौजूद हैं कारी राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम इस प्रोग्राम के लिए दिया। आपको वेलकम करते हैं। सर, आपने मेरा इंट्रो सुना, 23 मार्च आज का दिन है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को योम पाकिस्तान मुबारक हो, और अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान तरक्की करता रहे और जी हमारी कौम जो है आगे बढ़े। अपने बच्चों को, अपने यानी तमाम कौम को हमने काट छांट करके आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, और जी अपना फ्यूचर जो है इंशाल्लाह शानदार बनाना है। जी। कारी राशि साहब, आपसे पूछती हूँ कि 23 मार्च के हवाले से आपको रोशनी डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पहले तो पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक। आज पूरी पाकिस्तानी कौम 84वां यौम पाकिस्तान मना रही है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की कि करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर जो इस वक़्त मिंटो पार्क में, जो बानियान पाकिस्तान थे, उन्होंने इंडो पाक में अलग वतन का जो मुतालबा किया, तो आज ही के दिन लाहौर के मिंटो पार्क के अंदर लाखों मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर क़यादत उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग ख़िता होना चाहिए जहाँ पर वो कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी को यकीनी बना सकें। और फिर यही करारदाद ही पाकिस्तान के क़याम का बायस बनी। तो ये दिन हमारे जो बानियान हैं, हमारे जो लीडरान हैं, उनके विजन्स की अक्कासी करता है कि आज का ये दिन इस कौम की सिमत और इसकी डायरेक्शंस को, जो पाकिस्तान, अब देखें 1940 में जब ये करारदाद पेश हुई, तो यहाँ से लेकर 1947 को जब क़याम पाकिस्तान अमल में आया, तो ये एक जदोजहद का नतीजा थी जिसके तहत यही करारदाद पाकिस्तान के क़याम का बायस भी बनी। और ये हमारे कायदीन की उलुल आज़म और उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत की याद दिलाता है कि उन्होंने जिस अज़्म के साथ, जिस यकीन के साथ, जिस जद्दोजहद मुसलसल के साथ क़याम पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की, आज ये कौम भी, इस कौम को अपने मशाहिर की इस तारीख़ को सामने रखना चाहिए। जी सर। और पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए उस वक़्त अगर पाकिस्तान के क़याम की ज़रूरत थी, तो आज पाकिस्तान के इस्तेकाम की ज़रूरत है। हमें अपने सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान को स्ट्रेंथन, मजबूत और इसे आगे ले जाने के लिए हमें अपना किरदार मिलजुल के अदा करना होगा। तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान के साथ अगर ये सोच भी नहीं सकता कोई कि पाकिस्तान के बारे में कोई गलत, ये अल्लाह ताला की एक खुदादाद, एक मुमलिकत जो इस दुनिया में है, ये एक
इस्लाम का कला है, मगर आज जो हमारे आमाल या आज हमारी जो हरकत व सकनात हैं, इससे हम साबित कर रहे हैं कि हम जो हमारे अकाबरीन ने सोचा था, शायद हम उस मिशन से हट चुके हैं। डायरेक्शन हमारी। जी सर, हम बाद में सवाल पे फिर आएंगे। उन्होंने जैसे बोला कि क़याम पाकिस्तान, सर मुझे ये बताइए आखिर क़याम पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, दो कौमी नज़रिया था जी। इंडो पाक में जो मुसलमानों के साथ उस वक्त मुज़ालम मुसलमानों पे हो रहे थे, जी सर। वो हिस्ट्री सारी दुनिया जानती है। जी। और जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, जब पाकिस्तान बन चुका था, जी। तो यकीन जाने हज़ारों लाखों हमारे बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई और कई औरतों की असमत दरी की गई। तो ये जो रवैये थे उस वक्त जो हिंदुओं के मुसलमानों के साथ, जी, जो अभी तक वो इंडिया में आप देखें अभी तक चले आ रहे हैं। सर ये आपने जो दो कौमी नज़रिए का बोला है, तो इसका थोड़ा सा बयान कर दे। दो कौमी नज़रिया क्या है? देखिए, हिंदुओं का रहन सहन, उनका अपना निज़ाम, ज़ात पात का निज़ाम, यानी कि वो नॉन मुस्लिम लोग, यानी कि उनका अपना एक कल्चर था, और मुसलमानों का अपना दीन की बातें, अपना दीन इस्लाम का, उनके दीन इस्लाम के पैरोकार, यानी कि अल्लाह ताला पे फेथ। और ये बिल्कुल दोनों, यानी कि कौम एक जगह पे ये बिल्कुल आबाद नहीं रह सकते थे। अगर रहते थे तो ज़ाहिर है, जिस तरह भी आप देखें इंडिया में जब भी कुर्बान ईद कुर्बान होती है तो कितने तसादम होते हैं। वहाँ पे जब गाय ज़बह मुसलमान कर रहे होते हैं कुर्बानी की गर्ज से, नीयत से, तो वो कितने वहाँ पे जो फिनोटिसिज्म जो हिंदुओं की तरफ से हो रहा होता है, तो अगर उस वक्त पाकिस्तान न बनता तो ये सारे मुसलमान अभी तक हिंदुओं के ग़ुलाम होते हैं। तो ये दो कौमी नज़रिया जो हमारे बानियों ने पेश किया, और जो उस वक्त काम हुआ, तो वो अलग से मुल्क का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ। तो फिर मुसलमानों ने आज़ादी से जीना सीखा, आज़ादी से रहना। अब पाकिस्तान में कितनी आज़ादी से, हम देखें कितने 75-76 साल हो चुके हैं, क्या कुछ इस मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। सर फिर भी हम आज़ादी से कम आज़ादी से सांसें तो ले रहे हैं ना। सर आप किस बात पे आते हैं, लेकिन ये बताएं कि सारे मुसलमान यहाँ पे क्यों नहीं है, हालांकि इस मुल्क से ज़्यादा मुसलमान उधर हिंदुस्तान में रह रहे हैं। देखिए, उस वक्त भी जो तकसीम थी ना आयशा, उस तकसीम में भी जो है ना जी काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। कुछ ऐसे एरियाज़ थे वहाँ पे हिंदुस्तान के जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लगना था, टेरिटरी पाकिस्तान के साथ शामिल होनी थी। लेकिन उस वक्त भी साजिश का नतीजा था ये कि इन्होंने यानी कि तकसीम करते वक्त भी जो है ना जी मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। अच्छा, कारी साहब की तरफ चलते हैं। सर आपने किरदाद लाहौर पर बात की है, तो किरदाद लाहौर भी आई, 1947 पाकिस्तान वजूद में भी आया, लेकिन एक आज़ादी फ्लाई मुमलिकत भी बनी। लेकिन अभी जब दो कौमी नज़रिए के सामने भी बात की, पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ, लेकिन आज आप हिंदुस्तान को देख रहे हैं कितना तरक्की कर रहा है, किधर का किधर चला गया। और हमारा मुल्क जो एक कायदे आज़म का ख्वाब था, वो तो कोई कामयाबी के नहीं नज़र आ रही। वो हमारा ख्वाब किधर गया, जो कायदे आज़म का ख्वाब किधर गया, जो उन्होंने ख्वाब देखा था पाकिस्तान के लिए। इस हवाले से रोशनी डालें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जी सर। मैं थोड़ा सा इदरीस अवान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा जी, कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जब इस मुल्क का क़याम अमल में आया, तो ये बात तो तयशुदा थी कि मुस्लिम माशरा एक अपनी अलग तशख़्ख़ुस रखता है जी, और हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, उनका दीन अलग, उनका धर्म अलग, उनके रहन सहन के तरीके अलग और मुसलमानों के तरीके अलग। पाकिस्तान के क़याम से उस वक़्त एक नारा लग रहा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो इकबाल ने जो ख्वाब देखा था, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं की जहनीत को भांपते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने हिंदुओं के जहनों के अंदर जो मुसलमानों के लिए नफ़रत थी और वो जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन के उनके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और मुसलमानों की तो एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, इन्होंने तो 1000 साल हिंदुस्तान पे हुक्मरानी की है जी। और फिर मुस्लिम उम्मा की आप बात करें तो इस्लाम, पाकिस्तान, ये लाजिम और मलजूम है। आज आपने बात की कि हिंदुस्तान हमसे आगे चला गया, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है, मगर हम
वो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमारे इस हज़ारा में एक अलाई में एक वाक़या हुआ था जिसमें वो लिफ्ट फंस गई थी, तो हमारी पूरी कौम वो 12 घंटे उस लिफ्ट तक नहीं पहुंच सकी जी। और इंडिया उसकी निस्बत चांद पे पहुंच गया। तो ये हुक्मरानों के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और ये पाकिस्तानी यूथ के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है जी। कि जो 65% इस मुल्क का यूथ है, तो क्या इस यूथ ने अपने अकाबरीन की जो बताई हुई बातें थी क्या उन पे मनो अमल किया? आज हमारी यूथ, हम कह रहे हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। क्या हमने इस्लाम के उन ज़र्री उसूलों का मताला छोड़ दिया है, या फिर हम इस्लाम की उन जो तारीख़ थी, जो हमारे मुशाहिर ने इससे पहले पाकिस्तान के क़याम के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, तो क्या हम उन कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं? अगर आज़ादी की कदर व कीमत को आपने जानना है तो ये कश्मीर के मुसलमानों से पूछें, ये फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछें कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के फाशिस्ट हुक्मरान वहाँ पर रियासती जबर व तशद्दुद से उनकी आज़ादी, उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब किए हुए हैं, और आज वही कुछ जो कश्मीर में हो रहा है वही फ़लस्तीन में हो रहा है। तो ये कौम अपनी आज़ादी की कदर करना सीखे। अगर ये कौम अपनी आज़ादी की कदर करना नहीं सीखेगी तो फिर बात वो इकबाल वाली है कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो हम तो उस लम्हे से डर रहे हैं। हमें पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आज हमारे जो बाहमी इख्तलाफात हैं, हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं, हमने इस मुल्क को सियासी इख्तलाफात की भेंट चढ़ा दिया है। कोई भी इस मुल्क की तामीर और तरक्की की बात नहीं कर रहा। हर शख्स अपने अपने मफाद की बात कर रहा है, अपनी अपनी जमाती मफाद की बात कर रहा है। आज हमें जमातों के खोलों से निकलना पड़ेगा। आज बासियत पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बन के इस माशरे को, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें प्रैक्टिकली जदोजहद करने की बात करनी पड़ी। सर, वो उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की, 23 मार्च है, कश्मीर का जिक्र ना करिए तो फिर ज़्यादती है। जैसे कि आपको पता है कश्मीर के मुसलमानों पे कितने जुल्म और ज़्यादती हो रही है, फ़लस्तीन पे भी उन्होंने बात की है, तो आप कश्मीर के हवाले से कुछ बात करें। देखिए ईशा, 5 अगस्त को जो इन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने एक उस अपने आईन हिंद में एक तरमीम की थी, जी, जिसके नतीजे में जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है उसे अकलियत में बदला जा रहा है। और अभी ये पिछले चंद माह पहले की बात है, उसमें मैंने पहले बात भी कर चुका हूँ कि पता नहीं कितने हज़ार हिंदुओं को डोमिसाइल जारी हो चुका है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का। तो उसमें अब उनका प्लान ये है कि यहाँ पे जब मुसलमान अकलियत में चले जाएंगे और हिंदू अक्सरियत में आ जाएंगे तो जितनी भी सहूलियात है मुसलमानों की, जो आज़ादी है मुसलमानों की, जो फ़िलहाल तक कुछ थोड़ी बहुत हैं, तो वो भी सलब हो जाएंगी। तो इस पर काफ़ी एहतजाज भी हुआ। तो पाकिस्तानी पूरी कौम, सर वो गैर कानूनी तौर पे वहाँ पे उनको रिहाइश करवा रहे हैं। देखिए उन्होंने एक गलत तरमीम आइन में लेके आए ना, जिसपे खुद इंडिया के अंदर भी एहतजाज हुआ। ये न सिर्फ कश्मीर में, न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया के अंदर भी जो सुलझे हुए लोग थे, जो अच्छे तगड़े तगड़े साफ़ी थे, जो बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने इस पर बात की कि आप ये गलत करने जा रहे हैं, और गलत कर दिया उन्होंने। तो इस पर पूरी दुनिया में, अब देखें मुसलमान हमारी पूरी दुनिया में इस चीज़ का तमाशा देख रहे हैं, तो कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। यूनाइटेड नेशन स्वाय करारदादों के मंजूरी के और कुछ भी नहीं कर रही। इस पर यूएन को फ़ौरन से इस पर काम करना चाहिए था। यूएन को इस रास्ते को रोकना चाहिए था। जो गलत तरमीम आईन हिंद में की गई सिर्फ मुसलमानों के साथ ज़्यादती करने की गर्ज से, जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ बिखेरी गई, इस पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम नहीं समझते कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों इस तरह ज़्यादती हो रही है। अभी देखें हमारे, जिस तरह कारी राशिद साहब ने बात की है, हमारे गज़ा में हमारे बच्चे लुट रहे हैं, हमारी औरतें, वहाँ पे कितने लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। और अभी जो बच्चे वहाँ पे ज़ख्मी हालत में हैं, खुराक और पोशाक के लिए तरस रहे हैं, किस कदर इंसानियत की तस्जील हो रही है यानी कि गज़ा के अंदर। तो यही गुजारिश है मेरी कि पूरी दुनिया को इस वक्त जागना चाहिए, और ख़ासकर मुस्लिम दुनिया को। और इस पर जितने भी दुनिया के बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बैठे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन हमारी, और इसके अलावा हमारे फ़ोरम दुनिया में मौजूद हैं, मुसलमानों के फ़ोरम मौजूद हैं, लेकिन कब आप बात करेंगे?
जो पानी सरों से ऊपर हो चुका है। तो इसलिए आज के दिन हमें कश्मीरी बहन भाइयों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। सर बात आपकी काटनी, सॉरी, ओआईसी सिर्फ बातों के तो कुछ भी नहीं कर रही, वो क्या कर रही है आजकल? देखें, ये जितनी हमारी इंटरनेशनल फोरम्स हमारे, ये सिर्फ अब करारदादों पे आ चुके हैं। सिर्फ मैज बैठना, मीटिंग करना, इजलास करना, करारदादें मंजूर करना, यही काफ़ी नहीं होगा। इस पे दुनिया को बड़ी गहराई से देखना होगा। और इस पे इस वक्त जो मेन रोल ज़ाहिर है दुनिया के अंदर एक मुंसफ हमारा यूनाइटेड नेशन FAL बैठा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन को तमाम उसके फोरम को, जितने भी फोरम ह्यूमन राइट्स के पे काम कर रहे हैं, उन्हें एक्टिव तरीके से अपना रोल प्ले करना होगा। और मोदी गवर्नमेंट को बाउंड करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को बाउंड करना होगा कि आप खुदारा आप जो है ना जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आप ना करें। एक तरफ से आप इतने बड़े जमहूरी मुल्क होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। तो बहरहाल आज के दिन पूरी कौम को यही मेरा मैसेज है, यही मेरी गुजारिश है कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों को, फ़लस्तीनी बहन भाइयों को, जितने भी दुनिया में मुज़ालिम मुसलमानों पे हो रहे हैं, उन्हें आप लाजमी याद करें। और न सिर्फ याद करें, उस पर अमली तौर पे काम करें। बिल्कुल सर, आपकी तरफ आते हैं, जितने भी रहनुमाई बातें करते हैं, वादे करते हैं, बल्कि यकीन दहानियाँ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी कोई कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। ईशा, बात यह है कि जिस तरह आपने OIC की बात की, जिस तरह इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की, अब देख लेना करबला की मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। करबला में जब नवासे रसूल के साथ जुल्म हो रहा था, मुसलमान उस वक़्त भी थे, बिल्कुल वो देख रहे थे जी, मगर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, देखते रहे। आज भी दुनिया देख रही है, OIC भी देख रहा है, 57 इस्लामी मुल्क भी देख रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी देख रही है। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो रही है। बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अगर आवाज़ भी उठा रहा है तो वो इतने दबे अंदाज से अल्फाज के साथ वो आवाज़ उठा रहा है कि वो अक्कासी नहीं कर रही, उनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। और आज जो इसराइल मुसलमानों पे अरसा हयात तंग किए हुए है, उसी इसराइल के साथ हमारे अरब ममालिक दोस्ती की पींगें बढ़ाने का सोच रहे हैं जी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो हुक्मरान है, जो इस मुल्क की इशराफिया है, जो इस मुल्क की जिस मुल्क से मराहत ले रही है, तो क्या कभी उन्होंने अपने ज़मीरों में झांक के देखा है कि वो इस मुल्क को दे क्या रही है? जी। इस मुल्क को, इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं हमारे ऊपर। आज हम जो आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस आज़ादी की कीमत जाके पूछे ना, श्रीनगर में जो लोग बस रहे उनसे पूछें, जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हैं उनसे पूछें। जिस तरह इन्होंने बात की, वहाँ पर तो किसी को गाय ज़बह करने की इजाज़त नहीं है, कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। मुसलमानों से उनकी वो जो हज़ारों साल पुरानी मसाजिद थी वो छीनी जा रही हैं, यार उनको मंदिरों में तब्दील यही तो किया जा सवाल रहा है ना, यही मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का अभी तक कुछ भी नहीं बना। पाकिस्तान किधर जा रहा है? कायदे आज़म का जो ख्वाब था वो तो पूरा ना हुआ ना, वो मतलब एक ख्वाब ही समझे फिर हम। देखिए, जो भी आते हैं अपना ही करता है, अपना ही बस वो बनाता है और चला जाता है। नहीं, कायदे आज़म का जो ख्वाब था, जो सोच थी, उन्होंने तो पाकिस्तान दे दिया ना आपको। ये ख्वाब को हकीकत का अमली जामा पहना के आपको एक आज़ाद मुमलिकत उन्होंने दे दी। आज पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से इसका क़याम अमल में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के अंदर पहली इस्लामी एटमी ताकत भी बन गए। मगर हमारे अंदर करप्शन, हमारे अंदर लूट खसूट, हमारे अंदर इकरबा परवरी, हमारे अंदर मेरिट की वायलेशंस, और हम यहाँ पर चाचा मामा के बच्चों को, हम यहाँ पर इकरबा परवरी को प्रमोट देते रहे, वह हम उन चीज़ों को प्रमोट करते रहे हैं। मगर जो मेरिट था, जो इंसाफ था, देखे ना, जब तक आपके माशरे में इंसाफ नहीं होगा, आपका जो जस्टिस सिस्टम है
जी। आप सिस्टम के अंदर बेहतरी नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारी कौम का अलमिया है कि आज तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान को कोई लीडर ऐसा नहीं मिला जो पाकिस्तान की लाइन और लेंथ को, इसकी डायरेक्शन को ठीक करके पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार करवा सकता। मगर बदकिस्मती है, जब भी पाकिस्तान की असम्बली वजूद में आती है, जब भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट वजूद में आती है, तो दूसरी गवर्नमेंट एक दूसरे की टांगें खींचने में लग जाती हैं। दुनिया के अंदर पॉलिसियाँ बनती हैं, कवानीन बनते हैं, उनके अंदर इस्तेकाम होता है, वो मुल्क की फ्यूचर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर बात करते हैं। मगर यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है ऐसी उनकी पॉलिसियाँ भी ख़त्म कर दी जाती हैं, उनके बनाए हुए कवानीन भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, मुल्क माशी अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाता है। आज इस मुल्क की तमाम पार्टियों को मिसाक की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर मईशत के इस्तेकाम के लिए, इस मुल्क को खारजा की सतह पे, इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क की माशी सतह, जितनी भी यहाँ की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, तब पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। ठीक है सर, अगला सवाल है कि इलेक्शन क्यों होते हैं, एक मुल्क की तरक्की के लिए इलेक्शन कितने ज़रूरी हैं? देखें, जमहूरी निज़ाम हमारे मुल्क में राइज है जी। अल्लाह करे कि सही जमहूरी निज़ाम आ जाए तो जो लूली लंगड़ी हमारी हुकूमत जब भी इलेक्ट होकर आती है तो चलें अपनी कोशिश कर रही होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मायूस नहीं हैं। हम जिस तरह कारी साहब ने कहा है कि जी हम पहली इस्लामी एटमी ताकत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी कौम, हमारी आवाम, हमारे बच्चे बड़े ज़रखेज़ हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमने जो चीज़ें, हमारे अंदर जो खामियाँ हैं उन्हें हमने निकालना है। इलेक्शन इसलिए होते हैं मेरी बहन कि इलेक्शन डेमोक्रेसी लाने का मकसद ये होता है कि जमहूरी तरीक़ों से जमहूरी रवैया अख्तियार करते हुए लोग हमारे असम्बलियों में इलेक्ट होकर आएँ और जो आवाम के इलेक्टेड मेंबर्स हों वो यानी आवाम के लिए काम करें जी। और वो जमहूरियत को फ़रोग़ दें और अदारों के अंदर मेरिट लेके आएँ। लेकिन हमारे अशराफिया ने, जिस तरह कारी साहब ने कहा है कि अशराफिया ने अपनी जेबें भरने के लिए बाज़ार गर्म कर रखा है, तो हमारी अशराफिया को इस पर सोचना होगा, हमारे इदारों को सोचना होगा, हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस पर सोचना होगा कि जो हमारी इलेक्शन की, जो हमारी जमहूरियत की सही रूह है, उस रूह को हम इम्प्लीमेंट करें। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन कारी साहब इस रूह की नहीं होगी, जब तक हमारा निज़ाम उसमें से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे, हमारा मुल्क नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए हम आवाम भी इसमें बराबर के शरीक हैं। हमने, चूँकि हमारी वोटों से ही लोग इलेक्ट होकर असम्बली में आते हैं, ठीक है ना, तो हमने अपनी वोट सही जगह इस्तेमाल करनी है। हमने उन लोगों को लेके आना है जो कि सही मानों में काम करने वाले लोग हैं, जो सही मानों में काबिलियत रखते हैं। तो जब हम अब काबिल लोगों को असम्बली में लाएंगे, मेरिट पसंद लोगों को असम्बली में लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम ठीक होगा। दोबारा इलेक्शन, सवाल ये था कि इलेक्शन क्यों करवाए जाते हैं। इलेक्शन मुल्क की तरक्की के लिए होते हैं। सर, आपने मेरिट की बात की है, तो एक जब इलेक्शन होते हैं उसमें एक पार्टी जीतती है, आगे आती है, हुकूमत बनाती है, लेकिन उसको मैंडेट नहीं मानते, और इस हवाले से आप कह रहे हैं? देखिए, ये हमारे सिस्टम की 1970 में भी बांग्लादेश में ये एक हमारी ये समझ लें कि जी हमारे सिस्टम की ख़राबी समझ लें, हमारा अपना पसंद नापसंद वाली बात समझ लें कि दूसरे के मैंडेट पर डाका डालना, ये एक बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। तो इसमें यानी कि रसाकशी इसलिए शुरू हो जाती है कि इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, लोग ईवानों तक किसी न किसी तरह पहुँचना चाहते हैं, तो इसलिए जो मेरिट को किक आउट किया जाता है। सर, तरक्की तो फिर नहीं करते ना, मेरे कहने का ये मतलब है। देखिए, यही बड़ी खामी है ना, यही तो खामी है हमारे सिस्टम के अंदर कि हम जो है ना जी मेरिट को प्रमोट नहीं करते। हम कोई भी काम जब मेरिट के खिलाफ हो रहा होता है तो हम आवाम भी तो आवाज़ नहीं उठाते ना। मैं और आप अगर आवाज़ उठाएं, अगर भरपूर तरीके से आवाम इनकी ईंट से ईंट बजा दे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई करप्ट ऊपर आएगा। तो इसलिए हमारा अपना भी, हमारी आवाम का भी कसूर है। सर, जैसा कि 1970 में हुआ है, ऐसा हुआ है, मुल्क टूट गया था, अल्लाह ना करे अब ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे कि ऐसी चीज़ें दोहराई जाएं। सारा निज़ाम रिजल्ट आपने खुद देखा है। सही बात है। तो बहरहाल चलें, हम इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद भी रखते हैं, और इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मुल्क को अच्छी तरह संभाल भी सकते हैं, और इन लोगों की दुम पे पाँव भी रख सकते हैं। जो लोग करप्शन करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो लोग इलेक्शन में दानियाँ कर रहे होते हैं, तो इन दानियों के रोकने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद है, अगर हम उसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो। सर, कारी साहब तो पार्टियों में रहे हैं, तो उनसे यही सवाल करते हैं। कारी साहब, आप भी जवाब देते, कुछ आप भी कुछ बता दें उस हवाले से। देखें, किसी भी सियासी जमात के अंदर आप जब देखते हैं, जी। जमात कोई भी बुरी नहीं होती,
उसका मंशूर आप पढ़े ना, किसी भी जमात का मंशूर कभी बुरा नहीं होता, मगर उसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाता है। इन्होंने बात जमहूरियत की, जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का बेसिक जो फिलॉसफी है इसकी, ये तो अब देखें ना, लोग अपनी वोट की ताकत से अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं जी। मुख्तलिफ फोर्सेस आपस में मुख्तलिफ दो नज़रियात के लोग होते हैं, वो सामने आते हैं, जिसके नज़रिया लोगों को अच्छा लगता है लोग उसको वोट दे देते हैं, बिल्कुल, जो उनके लिए बेहतर करने की उनको यकीन दहानी कराता है। मगर जब वोट दे देते हैं तो क्या उसके बाद अवाम तो अपना इख्तियार दे देते हैं उनको, फिर उनके पास चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम है। यहाँ पर आप देखें ना, असम्बलियों में जो लोग चले जाते हैं, क्या आज तक आपने देखा कि असम्बलियों के फ्लोर पे खड़े होकर कभी किसी ने अवाम की बात की है? जिन लोगों की वोटों से वो मुंतखब होके आते हैं, क्या उन लोगों ने उन लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी लाने के लिए क्या सिस्टम के अंदर जो खराबियां हैं उनको दूर करने की बात की है जी। क्या सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात की है? नहीं की। इसलिए नहीं की कि हर कोई अपने अपने मफादात का गुलाम बन जाता है। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि जिस तरह जमहूरियत लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए और लोगों के वास्ते जो हुकूमत होती है, जिसको आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मगर पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरअक्स चल रहा है। ना यहाँ की गवर्नमेंट लोगों के ज़रिए की जा रही है, ना यहाँ की गवर्नमेंट लोगों के लिए की जा रही है, और ना ही इस गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में लोगों की राय को शामिल किया जा रहा है। सेम इसकी पोजीशन वही है कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका की लोडी का किरदार अदा कर रही है, पाकिस्तान के जिस तरह OIC की असम्बली बड़े पावरफुल ममालिक की असम्बली है, मगर वो गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वो सिर्फ लफ्ज़ों के साथ खेल के वो इजलास करते हैं, चले जाते हैं। क्या किसी असम्बली से किसी ने पूछा कि आपने पाकिस्तान के लिए डिलीवर क्या किया? क्या आपने पाकिस्तान के कितने कर्जे उतारे? क्या आपने पाकिस्तान की इस डूबती हुई नाव को सीधे रास्ते पे लगाने के लिए क्या आपने अल्लाह तल्लों के ऊपर कितना कंट्रोल किया? पाकिस्तान की इस माशी बदहाली के अंदर जहाँ पर पॉलिटिकली, जहाँ पर सियासी शराफिया शामिल है, वहाँ पर आपकी ब्यूरोक्रेसी भी उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा शामिल है। इसको इस नहज पे पहुँचाने के लिए ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। रमज़ान है, रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस तरह आज करारदाद पाकिस्तान की बात की आपने, प्रोग्राम किया, एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी नस्ल को बता तो सकें कि हमारे कायदीन ने ये मुल्क क्यों हासिल किया था, इसका मकसद क्या था। और आज इसी तरह आप देखें पाकिस्तान के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अदारा कोई भी अपने डोमेन में काम नहीं कर रहा, हर कोई दूसरे की डोमेन में इंटरप्ट करता है। तो जब तक हर कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देखेगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करेगा। सर मैं यही कहती हूँ कि प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट हो गया है। आखिरी मैसेज आप 23 मार्च के हवाले से हमारे शॉर्ट सा मैसेज दे दें 23 मार्च के हवाले से। और 23 मार्च के हवाले से हम यही कहेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे अकाबरीन ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। हमारी माओं ने अपने बच्चे कुर्बान किए, हमारी बहनों ने, हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने अपने सुहाग कुर्बान किए, अपने सब कुछ कुर्बान करके इस पाकिस्तान के क़याम की जो जदोजहद थी उसमें अपना किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान तो बन चुका है, कल हमें एक मुल्क की ज़रूरत थी, मगर आज इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है, और हमें मिलकर एक कौम बनकर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए और पाकिस्तान को दुनिया की लीडिंग रोल में लाने के लिए हम सबको अपने इख्तिलाफात को बाला ताक रखते हुए मिलकर इस पाकिस्तान को स्ट्रेंथन बनाना होगा। थैंक यू सो मच सर। आपका सर आप भी 23 मार्च के बारे से कुछ पैगाम दे दें। बस मेरा यही पैगाम है कि पूरी कौम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे और अपने बच्चों को मेयारी तालीम दे कि आप तालीम के ज़ेवर से रास्ता करके
इस तरक्की की दौड़ में शामिल करें, करप्शन पे हाथ डालें। कोई भी पाकिस्तान का शहरी है वो अपने मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ बुलंद करे। थैंक यू सो मच सर, आपका आज आपने 23 मार्च के हवाले से बात किया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। उम्मीद है, यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि जो कायदे आज़म का ख्वाब था और हमें वैसा ही पाकिस्तान मिले और ऐसा ही उनका ख्वाब सच्चा हो। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए ईशा रानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।